नमस्ते। वेलकम टू फैंटम दास्तान। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही रोमांचक दास्तान, एड गीन की। हाँ, एड गीन। एक नाम जिसे सुनते ही जहन में एक अजीब सी खौफ की लहर दौड़ जाती है, जिसे बुचर ऑफ प्लेनफील्ड या प्लेनफील्ड गूल जैसे नामों से भी जाना जाता है। बिल्कुल, एक ऐसा शख्स जिसकी हरकतों ने न सिर्फ अमेरिका के एक छोटे से शांत कस्बे प्लेनफील्ड विस्कॉन्सिन को दहला दिया, हाँ, बल्कि पूरी दुनिया को इंसानी जहन की अंधेरी गहराइयों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल। आज हमारे पास जो सोर्सेज हैं, विकिपीडिया के बेसिक फैक्ट से लेकर एब्सको रिसर्च स्टार्टर्स के एकेडमिक इनसाइट्स और कुछ क्रिमिनल एनालिसिस रिपोर्ट्स तक, इन सब की मदद से हम एड गीन की जिंदगी और उसके उन कारनामों की पड़ताल करेंगे जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मिशन ये है कि हम समझें कि आखिर कैसे एक शख्स इस हद तक गिर सकता है। ये कहानी सिर्फ कत्ल की नहीं, बल्कि एक बिगड़े हुए दिमाग, उस दिमाग में पनपती डरावनी कल्पनाओं। और फिर घर कौन चलाता था? कंट्रोल किसके हाथ में था? असली पावर सेंटर थी माँ ऑगस्टा। वो बेहद धार्मिक थीं, एकदम कट्टर लूथरन, और उनका अपने बेटों, खासकर एड पर एक जबरदस्त, ऑलमोस्ट सफोकेटिंग कंट्रोल था। कंट्रोल मतलब? ये कोई मामूली पेरेंटिंग नहीं थी, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल डोमिनेंस था। ऑगस्टा दुनिया को ही गलत समझती थीं, पैदाइशी तौर पर इमोरल, शराब को तो सबसे बड़ी बुराई मानती थी। और औरतों के बारे में भी इनके विचार अजीब थे, है ना? हाँ, उनका ये मानना था कि सभी औरतें बस उन्हें छोड़कर चरित्रहीन हैं, शैतान का रूप है, और ये सब वो बच्चों के दिमाग में रोज भरती थीं। रोज? कैसे? वो रोज दोपहर को बाइबल पढ़कर सुनाती थीं, और बाइबल में भी वो ओल्ड टेस्टामेंट और बुक ऑफ रेवलेशन के वो हिस्से पढ़ती थीं जिनमें मौत, कत्ल और ईश्वरीय सजा, मतलब डिवाइन रेट्रिब्यूशन का जिक्र हो। एक बच्चे के लिए ये रोज सुनना, इसका असर तो बहुत गहरा पड़ा होगा। बिल्कुल। उसने अपने बेटों को बाहरी दुनिया से, खासकर लड़कियों से, बिल्कुल काट कर रखा। आइसोलेशन। इसीलिए तो वो प्लेन फील्ड के पास एक बिल्कुल अलग थलग 195 एकड़ के फार्म पर शिफ्ट हो गए थे ना, ताकि बच्चों पर बाहर की हवा ना लगे। हाँ, एग्जैक्टली। और एड, वो अपनी माँ को इतना मानता था, इतना डरता था उनसे, कि ये लगाव, ये डिपेंडेंसी धीरे धीरे एक जुनून, एक अनहेल्दी ऑब्सेशन में बदल गया। स्कूल में कैसा था एड? कुछ दोस्त थे उसके? स्कूल में भी एड काफी अलग थलग रहता था। लोग बताते हैं कि वो शर्मीला था, अजीब तरह से अकेले में हंस देता था, जैसे अपने ही किसी अंदर के जोक पर हंस रहा हो। अकेले में हंसना? स्ट्रेंज। हाँ, और अगर वो किसी से दोस्ती करने की कोशिश भी करता, तो माँ ऑगस्टा उसे सजा देती थी। उसने एड को सामाजिक रूप से बिल्कुल आइसोलेट कर दिया था। हाँ, पढ़ने में वो ठीक था, रिपोर्ट्स कहती हैं। फिर गेन की जिंदगी में मुलत का सिलसिला शुरू हुआ। 1940 में उसके पिता जॉर्ज की डेथ हो गई, हार्ट फेलियर से। हाँ, तब एड लगभग 34 साल का था। अब एड और उसका भाई हेनरी ही थे घर चलाने वाले। दोनों भाई छोटे मोटे काम करके गुजारा करने लगे, पर हेनरी थोड़ा अलग था एड से, है ना? हाँ, हेनरी थोड़ा दुनियादारी की तरफ बढ़ रहा था। उसकी एक तलाकशुदा महिला से जान पहचान हुई, वो उसके साथ रहने का सोच रहा था, और उसे अपने छोटे भाई एड की चिंता भी थी। चिंता? किस बात की? ये जो एड अपनी माँ से चिपका रहता था, हेनरी को ये ठीक नहीं लगता था। वो कभी कभी एड के सामने माँ की बुराई भी कर देता था। और एड का रिएक्शन? उसे बुरा लगता होगा। वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाता था। सोर्सेज बताते हैं कि वो शॉक्ड और हर्ट हो जाता था। अपनी माँ के खिलाफ एक लफ्ज सुनना उसे गवारा नहीं था। और फिर 1944 में हेनरी की मौत हो गई, और ये मौत शुरू से ही काफी मिस्टीरियस रही है। हो गया, बाद में लाश मिली, मौत का कारण हार्ट फेलियर या एस्फिक्सिएशन, मतलब दम घुटना बताया गया, क्योंकि बॉडी जली नहीं थी। लेकिन इसमें कुछ झोल था। एक बायोग्राफर हैं, हैरोल्ड शेक्टर। उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि हेनरी के सर पर चोट के निशान थे, जैसे किसी भारी चीज से मारा गया हो। ब्रूजेस थे सर पर? सर पर चोट। तो पुलिस ने इस पर ठीक से इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया? आग और चोट? उस वक्त पुलिस ने फाउल प्ले की पॉसिबिलिटी को रूल आउट कर दिया। शायद नेग्लिजेंस थी या कुछ और। कोई ऑटोप्सी भी नहीं हुई। तो शक किस पर गया? शक तो बना रहा। कुछ लोग मानते हैं कि शायद हेनरी की मौत में एड का हाथ हो सकता है, एक केन एंड एबल जैसा मामला। भाई ने भाई को मार दिया? शायद इसलिए कि हेनरी माँ की अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा था। पर यह सिर्फ स्पेकुलेशन है, कोई प्रूफ नहीं। नहीं, कोई सबूत नहीं मिला, सिर्फ शक है। हेनरी की मौत के बाद एड और उसकी माँ ऑगस्टा ही रह गए उस इंसान फार्म पर। फिर क्या हुआ? कुछ वक्त बाद ऑगस्टा को एक पैरालाइजिंग स्ट्रोक आया।
अब एड ही उनका एकमात्र सहारा था। वो पूरी तरह उनकी देखभाल में लग गया। और इस दौरान भी कुछ अजीब हुआ था ना, वो कुत्ते वाला इंसिडेंट। हाँ, 1945 में एड और ऑगस्टा पास के एक पड़ोसी स्मिथ से घास खरीदने गए। वहां ऑगस्टा ने देखा कि स्मिथ एक कुत्ते को बुरी तरह मार रहा है। तभी घर से एक औरत निकली और स्मिथ को रोकने के लिए चिल्लाई, लेकिन स्मिथ ने कुत्ते को मारी डाला। ऑगस्टा को बुरा लगा होगा। हाँ, वो बहुत दुखी हुई, लेकिन रिसर्च बताती है कुत्ते की मौत से ज्यादा उसे उस औरत की मौजूदगी से दिक्कत थी। अजीब है ना? औरत से दिक्कत क्यों? उसने एड से कहा कि वो औरत स्मिथ की पत्नी नहीं है, उसे वहां नहीं होना चाहिए था। उसे बड़े गुस्से में स्मिथ्स हार्लेट कहा। इस घटना का उस पर शायद गहरा असर हुआ। और इसके बाद? इसके फौरन बाद उसे दूसरा स्ट्रोक आया और उसकी सेहत तेजी से गिरने लगी। हाँ। और फिर दिसंबर 1945 में ऑगस्टा की मौत हो गई। एड अब बिल्कुल अकेला रह गया, 39 साल का। उसके लिए तो ये बहुत बड़ा सदमा होगा। हाँ, दुनिया उजड़ने जैसा था। शेक्टर ने लिखा है, उसने अपना इकलौता दोस्त और सच्चा प्यार खो दिया था और वो दुनिया में बिल्कुल अकेला था। इस अकेलेपन ने उसके अंदर के अंधेरे को शायद और बढ़ा दिया। माँ की मौत के बाद उसने अजीब हरकतें शुरू कर दी, सुना है? घर के साथ कुछ किया उसने? हाँ, उसने माँ के कमरे जैसे बेडरूम, पार्लर, लिविंग रूम, इन सबको बंद कर दिया। उन्हें एक श्राइन, एक पवित्र स्थल की तरह साफ सुथरा रखा, जैसे माँ अभी भी वहीं हो। और बाकी का घर? बाकी का घर वो कचरे और गंदगी में डूबता गया। वो खुद किचन के पास एक छोटे से कमरे में सरक गया। एकदम ऑपोजिट हालत थी घर की। और इसी अकेलेपन में उसकी दिलचस्पी कुछ खास चीजों में बढ़ने लगी। हाँ, वो पल्प मैगजीन्स और एडवेंचर कहानियों में खो गया। पर ये कोई आम कहानियां नहीं थीं। उसे खास इंटरेस्ट था ऐसी कहानियों में जिनमें कैनिबलिज्म, नाजी अत्याचार, मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स, ग्रेव रॉबिंग का जिक्र हो। नाजी एट्रोसिटीज? जैसे एक नाम जो सोर्सेज में बार बार आता है वो है इल्से कोख, बुखेनवाल्ड कॉन्सेंट्रेशन कैंप की विच। उस पर आरोप था कि वो कैदियों की टैटूड स्किन से लैम्प शेड्स और सुवेनियर्स बनाती थी। लैम्प शेड्स? इंसानी स्किन से? ये डिटेल इंपॉर्टेंट है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, आगे इसका कनेक्शन मिलेगा। तो अब एड अकेला है, माँ की यादों के श्राइन में घिरा हुआ और ऐसी डरावनी कहानियां पढ़ रहा है। उसका दिमागी संतुलन अब तेजी से बिगड़ने लगा होगा। हाँ, और 1947 से 1952 के बीच उसने वो करना शुरू किया जो शायद उसकी पढ़ी हुई कहानियों से प्रेरित था, ग्रेव रॉबिंग। ग्रेव रॉबिंग मतलब कब्रें खोदना? हाँ, उसने खुद कबूल किया कि वो रात में पास के 3 कब्रिस्तानों में गया और 1-2 बार नहीं, लगभग 40 बार। 40 बार रात में? क्यों? क्या करने? और ये जो वो कहता था कि वो एक डेज लाइक स्टेट में होता था, जैसे बेहोशी में, इस पर यकीन किया जा सकता है? उसका मकसद था ताजा दफनाई गई लाशों को कब्रों से निकालना। उसके डेज लाइक स्टेट के दावे को लेकर साइकोलॉजिस्ट में अलग-अलग मत है। हो सकता है ये डिसोसिएटिव एपिसोड्स हों, या शायद बहाना हो। हाँ, या शायद उसने ये बाद में खुद को बचाने के लिए कहा हो। वो कहता था कि कई बार वो कब्रिस्तान में ही होश में आ जाता और फिर कब्र को वैसे ही बंद करके शर्मिंदा होकर खाली हाथ लौट आता। लेकिन बाकी मौकों पर वो लाशें निकाल लेता था। किन लोगों की कब्रें खोदता था वो? कोई स्पेसिफिक पैटर्न? हाँ, खासकर उन मिडिल एज औरतों की जो उसे लगता था कि उसकी माँ जैसी दिखती हैं। वो लाशों को अपने फार्म पर ले आता था। और कितनी लाशें निकाली उसने? पुलिस को बताया उसने? उसने पुलिस को बाद में बताया कि उसने कम से कम 9 कब्रों से लाशें निकाली हैं और उन्हें वो जगह दिखाई भी। और पुलिस ने चेक किया? उसकी बात सच थी? हाँ, पुलिस ने कुछ कब्रें टेस्ट के लिए खोदी। उनकी रिपोर्ट्स कहती हैं कि गेन की बातें कोरॉबोरेट हुईं। एक कास्केट खाली था, एक में कुछ हड्डियां और गेन का क्रोबार मिला, एक कब्र से बॉडी काफी हद तक गायब थी। तो वो सच बोल रहा था इस मामले में। पर लाशों को घर लाकर वो करता क्या था? ये सोचकर ही अजीब लगता है। यहाँ से कहानी और ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाती है। उसने उन लाशों की खाल उतारी, उसे तान किया जैसे लेदर बनाते हैं, और फिर उस स्किन से चीजें बनाई। चीजें? कैसी चीजें? उसका एक खास मकसद था जो उसने खुद बताया, एक वुमेन सूट बनाना, एक पूरा सूट इंसानी खाल का। वुमेन सूट? इंसानी खाल का? क्यों? मतलब क्यों? ताकि वो उसे पहनकर अपनी माँ बन सके, लिटरली उसकी खाल में समा सके, अपनी माँ की आइडेंटिटी को ओढ़ सके। ओह गॉड, ये तो अनबिलीवेबल है। इस लेवल का डिल्यूजन। और क्या उसने उन लाशों के साथ मतलब निक्रोफिलिया?
जब उससे ये पूछा गया तो उसने इससे इनकार किया। उसका जवाब था, दे स्मेल्ड टू बैड। उनसे बहुत बदबू आती थी। बदबू आती थी? मतलब कब्र खोदना, लाश लाना, खाल उतारना ठीक था, पर स्मेल से प्रॉब्लम थी। कितना अजीब है ये। हाँ, ये भी उसकी वॉर्प्ड रियलिटी का हिस्सा था शायद। कब्रें खोदना एक बात है, लेकिन फिर वो कत्ल की तरफ कैसे बढ़ा? मर्डर्स कब शुरू किए? हाँ, ग्रेव रॉबिंग के अलावा एड गेन 2 कत्लों का दोषी भी पाया गया। 2 कंफर्म्ड मर्डर्स। कौन थे विक्टिम्स? पहली विक्टिम थी 51 साल की मैरी होगन। वो पास के पाइन ग्रोव में एक टैवर्न यानी छोटा सा बार चलाती थी। दिसंबर 8, 1954 को वो अचानक अपने टैवर्न से लापता हो गईं। लापता? कोई सुराग नहीं मिला? फ्लोर पर खून मिला था, 1.32 कैलिबर का होल भी, लेकिन मैरी का कुछ पता नहीं चला। सालों तक ये केस अनसॉल्व रहा। फिर कैसे पता चला? फिर 1957 में जब गेन गिरफ्तार हुआ और पुलिस ने उसके फार्म की तलाशी ली, तो मैरी होगन का सिर एक कागज के थैले, एक पेपर बैग में मिला। सिर? हाँ पेपर बैग में? ओ माय गॉड। हाँ, गेन ने उसे मारने की बात कबूल की, कहा उसने उसे .32 कैलिबर रिवॉल्वर से मारा था, लेकिन बाद में जैसा उसका पैटर्न था वो मुकर गया, कहा उसे कुछ याद नहीं। और दूसरी विक्टिम वो थी बर्निस वार्डन, है ना? जी, जिनके केस से गेन पकड़ा गया था। करेक्ट। बर्निस वार्डन 58 साल की, जो प्लेन फील्ड में एक हार्डवेयर स्टोर की मालकिन थी। 16 नवंबर 1957 की सुबह वो अपने स्टोर से गायब हो गई। उस दिन क्या हुआ था? उस सुबह गेन उनके स्टोर में 1 गैलन एंटी फ्रीज खरीदने आया था और स्टोर की आखिरी कैश रजिस्टर रिसीट बर्निस ने गेन के नाम की ही काटी थी। तो ये एक स्ट्रांग लीड थी पुलिस के लिए। हाँ, शाम को जब बर्निस का बेटा फ्रैंक वार्डन, जो डेप्यूटी शेरिफ भी था, स्टोर आया तो उसने देखा कि रजिस्टर खुला है, पैसा गायब है और फर्श पर खून के धब्बे हैं। फ्रैंक को फौरन गेन पर शक हुआ होगा। हाँ, उसने पुलिस को बताया कि गेन पिछली शाम स्टोर आया था और उसने कहा था कि वो अगले दिन सुबह एंटी फ्रीज लेने आएगा। और प्लेन फील्ड में गेन की रेपुटेशन थोड़ी अजीब तो थी ही। इसी लीड पर पुलिस उस शाम गेन के फार्म पर पहुंची। और वो शाम 16 नवंबर 1957, उस दिन जो खुलासा हुआ। हाँ, वो अमेरिका के क्राइम हिस्ट्री में दर्ज हो गई। जो पुलिस ने गेन के फार्म पर देखा वो किसी के भी होश उड़ा देने के लिए काफी था। वो मंजर इतना भयानक था कि उसने वहां गए ऑफिसर्स को जिंदगी भर हॉन्ट किया। क्या देखा उन्होंने? शुरुआत कहाँ से हुई? कहाँ मिली बर्नीस वार्डन? सबसे पहले फार्म के एक समर किचन यानी शेड में उन्हें बर्नीस वार्डन की लाश मिली, लटकी हुई थी। लटकी हुई? कैसे? सर कटा हुआ, पैरों से उल्टा लटकाया हुआ, बिल्कुल वैसे जैसे किसी हिरन को शिकार के बाद काट कर लटकाते हैं। ड्रेस्ड आउट लाइक अ डियर। हो गॉड। और उसे मारा कैसे गया था? लाश को .22 कैलिबर राइफल से मारा गया था और फिर इस तरह से म्यूटिलेट किया गया था। सिर्फ ये देखना ही काफी ट्रॉमेटाइजिंग रहा होगा, लेकिन घर के अंदर वहां क्या था? वो लिस्ट सुनकर ही डर लगता है। हाँ, घर के अंदर का नजारा तो और भी ज्यादा ग्रोटेस्क था। वहां सिर्फ गंदगी और कचरा नहीं था, बल्कि इंसानी जिस्म के हिस्सों से बनी चीजें स्कैटर्ड थीं। हड्डियां थीं? पहले तो हर तरफ इंसानी हड्डियां और उनके टुकड़े बिखरे हुए थे। और खाल से बनी चीजें? हाँ, वो चीजें जो उसने खाल से बनाई थी। एक कूड़ेदान था जो इंसानी खाल से बना था। कई कुर्सियां थीं जिन पर इंसानी खाल अपहोल्स्ट्री की तरह लगी हुई थी। कुर्सियों पर इंसानी खाल? मतलब वो उन पर बैठता होगा। और क्या था खाल से बना? लेगिंग्स, मास्क्स? लेगिंग्स थे जो इंसानी पैरों की खाल से बने थे। और सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग शायद वो मास्क्स थे जो औरतों के चेहरों की खाल से बने थे। मैरी होगन के चेहरे का मास्क भी एक पेपर बैग में मिला था। और वो लैम्पशेड वाली बात, इल्से कॉख वाली? हाँ, एक लैम्पशेड था जो एक पूरे इंसानी चेहरे की खाल से बना था। कनेक्शन देखिए, बिल्कुल वैसा ही। लैम्प शेड चेहरे की खाल से? ये तो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। और खोपड़ियों का क्या जिक्र था? स्कल्स? हाँ, खोपड़ियों का भी इस्तेमाल किया था उसने। बिस्तर के सिरहाने, बेड पोस्ट्स पर इंसानी खोपड़ियां लगी हुई थीं। कुछ औरतों की खोपड़ियां थीं जिनके ऊपरी हिस्से आरी से काटे हुए थे। काटे हुए? क्यों? जैसे उन्हें कटोरे, बोल्स की तरह इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया हो। इंसानी खोपड़ियों से बने कटोरे भी मिले। मैरी होगन की खोपड़ी एक बॉक्स में रखी थी। और बर्नीस वार्डन, उनकी बॉडी के बाकी पार्ट्स? सर, दिल? बर्निस वार्डन का पूरा सर एक बोरी, एक बुरलैप सैक में मिला। ओह। और उनका दिल
वो एक प्लास्टिक बैग में स्टोव के सामने रखा हुआ था। स्टोव के सामने, जैसे कोई ट्रॉफी हो या खाना पकाने के लिए, पता नहीं। बहुत ही मकाबरा था। और रिपोर्ट्स में और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग डिटेल्स है ना, कुछ फीमेल एनाटॉमी से जुड़ी हुई वल्वास का जिक्र है। हाँ, एक जूते के डब्बे में, एक शू बॉक्स में 9 इंसानी वल्वास मिले। 9 अलग अलग? हाँ, और एक छोटी लड़की के ड्रेस और 2 लगभग 15 साल की लड़कियों के वल्वास का भी जिक्र है सोर्सेज में। 15 साल की लड़कियां? तो क्या गेसीन के विक्टिम सिर्फ मिडिल एज्ड औरतें ही नहीं थी, बच्चे भी? इससे ये सवाल उठता है, हालांकि इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिला कि उसने बच्चों को भी कत्ल किया था। हो सकता है ये भी ग्रेव रॉबिंग से आए हों, पर शक तो है। ये तो और भी डरावना है। और क्या मिला? निपल्स, नोजेस, लिप्स? एक बेल्ट थी जो औरतों की निपल से बनी थी। 4 नाइकें अलग से रखी हुई थी। एक खिड़की की डोरी पर इंसानी होंठ लटके हुए थे। औरतों की उंगलियों के नाखून भी जमा किए हुए थे। और वो कॉर्सेट जो पूरी टोर्सो की स्किन से बना था? हाँ, एक कॉर्सेट था जो एक पूरी औरत के धड़ की खाल से बना था, कंधों से कमर तक। वो वुमेन सूट बनाने की कोशिश का हिस्सा लगता है। ये सुनकर ही तबीयत खराब हो रही है। इतनी सारी चीजें, इतनी भयानक। पुलिस ने इन सब का क्या किया? एविडेंस के लिए रखा? स्टेट क्राइम लैब ने सब चीजों को केयरफुली फोटोग्राफ किया, डॉक्यूमेंट किया और फिर, जैसा कि रिपोर्ट्स कहती हैं, सम्मानजनक तरीके से नष्ट कर दिया गया। शायद इन्होंने सोचा होगा कि ऐसी चीजों को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अंडरस्टैंडेबल है। उसी शाम 16 नवंबर 1957 को गेन को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन उसकी इंटरोगेशन भी कंट्रोवर्शियल रही है ना? शेरिफ आर्ट श्लेप पर कुछ आरोप लगे थे। हाँ, गेन ने शुरुआत में कन्फेस कर लिया था, लेकिन बाद में ये बात सामने आई कि इंटेरोगेशन के दौरान शेरिफ श्ले ने गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन में गेन का सर दीवार पर मारा था। फिजिकल फोर्स यूज किया था। ओह, तो इससे क्या हुआ? इस वजह से गेन का शुरुआती कबूलनामा कोर्ट में इनएडमिसिबल यानी अवैध मान लिया गया। उसे एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो जबरदस्ती लिया गया हो सकता था। और शेरिफ श्ले का क्या हुआ? कहते हैं उन पर इस केस का बहुत गहरा असर पड़ा था। उनकी डेथ भी जल्दी हो गई। बिल्कुल। वो गेन के क्राइम्स की भयावहता से इतने दहल गए थे और शायद गेन के खिलाफ गवाही देने के प्रेशर से भी कि 1968 में सिर्फ 43 साल की उम्र में हार्ट फेलियर से उनकी मौत हो गई। लोग मानते हैं कि इस केस ने उनकी जान ले ली। Poor guy. पुलिस ने गेन से सिर्फ इन 2 मर्डर्स के बारे में पूछा या और भी अनसॉल्व्ड केसेस थे जिनके लिए वो सस्पेक्ट था? वो लड़कियां शिकारी, उन्होंने उससे कई और अनसॉल्व्ड केसेस के बारे में भी पूछताछ की, जैसे प्लेनफील्ड के आसपास गायब हुई 8 साल की जॉर्ज वेकलर 1947, लक्रॉस से गायब हुई 14 साल की एवलिन हॉटली 1953, 2 शिकारी विक्टर ट्रेविस और रेमंड बर्जेस 1952 और एक पड़ोसी जेम्स वॉल्श 1954। कुछ कनेक्शन मिला इन केसेस से गेन का? कुछ मामलों में गेन पर शक करने की वजह थी, जैसे वेकलर केस में गेन की कार जैसी एक कार देखी गई थी, लेकिन ये कभी साबित नहीं हो पाया। गेन ने इन सब में इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया और लाई डिटेक्टर टेस्ट भी पास कर लिए। लाई डिटेक्टर पास कर लिया है, कमाल है। हाँ, उस वक्त के साइकेट्रिस्ट का भी ये मानना था कि गेन का गुस्सा और वायलेंस सिर्फ उन औरतों पर निकलता था जो उसे उसकी माँ की याद दिलाती थीं, तो उसे इन केसेस में चार्ज नहीं किया गया। फिर लीगल प्रोसेस कैसे आगे बढ़ा? उसे सजा कैसे हुई? ट्रायल हुआ? 21 नवंबर 1957 को गेन पर बर्निस वर्डन के कत्ल के लिए फर्स्ट डिग्री मर्डर का केस चला। उसने नॉट गिल्टी बाय रीजन ऑफ इंसैनिटी की प्ली डाली। नॉट गिल्टी बाय रीजन ऑफ इंसैनिटी मतलब माना कि किया पर दिमाग ठीक नहीं था। एग्जैक्टली। शुरुआत में उसे ट्रायल के लिए मेंटली इनकॉम्पिटेंट यानी मानसिक रूप से अक्षम माना गया और उसे सेंट्रल स्टेट हॉस्पिटल फॉर द क्रिमिनली इनसेन भेज दिया गया, वो पोन विस्कॉन्सिन में। तो वो हॉस्पिटल में रहा कितने टाइम तक? 10 साल तक। फिर 1968 में हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कहा कि अब वो ट्रायल फेस करने के लिए मेंटली फिट है। तो 10 साल बाद ट्रायल फिर शुरू हुआ? हाँ, नवंबर 1968 में बर्निस वर्डन की हत्या का ट्रायल फिर से शुरू हुआ। जज के सामने बिना जूरी के एक साइकियाट्रिस्ट ने गवाही दी कि गेन ने उसे बताया था कि उसे ठीक से याद नहीं कि गोली जानबूझकर चलाई थी या स्टोर में रखी बंदूक देखते वक्त गलती से चल गई। गलती से चल गई? इतना सब करने के बाद ये कहना? जज ने क्या फैसला सुनाया? गिल्टी माना। जज रॉबर्ट एच गॉलमार ने उसे हत्या का दोषी तो पाया, लेकिन फिर एक दूसरा ट्रायल हुआ सिर्फ उसकी सैनिटी यानी उसके मानसिक संतुलन पर फैसला करने के लिए। इसमें डॉक्टर्स की गवाही सुनने के बाद। क्या कहा डॉक्टर्स ने?
उन्होंने उसे मेंटली इल माना, तो जज गॉलमार्न ने उसे नॉट गिल्टी बाय रीजन ऑफ इंसैनिटी ठहराया। तो टेक्निकली उसे कत्ल की सजा नहीं हुई, जेल नहीं गया। करेक्ट, उसे जेल नहीं बल्कि वापस सेंट्रल स्टेट हॉस्पिटल भेज दिया गया। बाद में उसे मेडिसिन के मेंडोटा मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां उसने अपनी बाकी की जिंदगी गुजारी। लाइफ सेंटेंस इन अ मेंटल हॉस्पिटल। और उसके फार्म का, उस हाउस ऑफ हॉरर्स का क्या हुआ? वो घर? गेन के घर और 1950 एकड़ की प्रॉपर्टी की कीमत $4,700 लगाई गई थी उस जमाने में। उसकी नीलामी होनी थी, ऑक्शन, लेकिन उससे ठीक पहले मार्च 1958 में घर में आग लग गई और वो पूरा जलकर राख हो गया। आग लग गई या लगा दी गई। ऑर्सन, यानी जानबूझकर आग लगाने का शक था। शायद लोकल्स ने गुस्से में लगाई हो, पर यह कभी साबित नहीं हुआ। जब गेन को इंस्टीट्यूशन में इस बारे में पता चला तो उसमें बस कंधे उचकाकर कहा जस्ट एज वेल, यानी ठीक ही हुआ। उसे फर्क नहीं पड़ा। और उसकी कार जिसमें वो लाशें धोता था, उसका क्या हुआ? वो कार एक 1949 फोर्ड सिडान $760 में नीलाम हुई और उसे खरीदा एक कार्निवल साइड शो ऑपरेटर बनी गिबन्स ने। कार्निवल वाले ने? क्यों? गिबन्स ने उस कार को एड गेन्स घूल कार नाम दिया और लोगों से 25 सेंट्स लेकर उसे देखने के लिए एग्जिबिट करने लगा। शोज में दिखाता था। कमाल है, लोग पैसा देकर उस कार को देखते थे। इंसानी क्यूरियोसिटी भी अजीब है, मॉर्बिड क्यूरियोसिटी। बिल्कुल। एड गेन की मौत कब और कैसे हुई? वो हॉस्पिटल में ही मरा। हाँ, एड गेन की मौत 26 जुलाई 1984 को 77 साल की उम्र में मेंडोटा मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में हुई। मौत का कारण रेस्पिरेटरी फेलियर था, जो लंग कैंसर की वजह से हुआ। उसे दफनाया कहाँ गया? वहीं प्लेनफील्ड में? हाँ, उसे प्लेनफील्ड सेमेट्री ने उसके माँ बाप और भाई के पास ही दफनाया गया। लेकिन उसकी कब्र के साथ भी अजीब चीजें हुई। क्या हुआ? शुरू में लोग वहां से पत्थर चुराने लगे, सोवेनियर के तौर पर। फिर 2000 में तो किसी ने पूरा ग्रेवस्टोन ही चोरी कर लिया। वो बाद में सियाटल के पास मिला। पूरा ग्रेवस्टोन चोरी? वाओ! हाँ, तब से उसकी कब्र पर कोई निशान नहीं है, अनमार्क्ड है। शायद लोग नहीं चाहते कि उसे याद रखा जाए। तो इतनी सारी डिटेल्स सुनने के बाद सोर्सेज क्या कहते हैं उसके मोटिव के बारे में? उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा था? ये सब उसने क्यों किया? सबसे बड़ा फैक्टर तो उसकी माँ के प्रति उसका वो था, पैथोलॉजिकल अटैचमेंट था। वो अपनी माँ से अलग अपनी आइडेंटिटी बना ही नहीं पाया था। माँ की मौत के बाद वो उस शून्य को भरने की कोशिश कर रहा था। उसे जिंदा रखना चाहता था या खुद माँ बनना चाहता था? शायद दोनों। उसे जिंदा रखना चाहता था और शायद इसका सबसे ट्विस्टेड तरीका उसने सोचा, खुद उसकी जगह लेकर। इसीलिए वो वुमन सूट बना रहा था, लिटरली माँ की खाल में घुसना चाहता था। जेंडर आइडेंटिटी को लेकर भी कंफ्यूजन लगता है। क्या वो एक औरत बनना चाहता था, ट्रांसजेंडर था? सोर्सेज इस पर डिवाइडेड हैं। उस वक्त की साइकोलॉजी के हिसाब से इसे ट्रांसवेस्टिज्म से जोड़ा गया। वो स्किन वेस्ट्स और मास्क पहनता था, लेकिन क्या वो जनरली औरत बनना चाहता था या स्पेसिफिकली अपनी माँ, ये क्लियर नहीं है। और उसकी माँ ने जो उसके दिमाग में औरतों और सेक्स को लेकर कंफ्यूजन और नफरत भरी थी, उसका भी रोल होगा? बहुत बड़ा रोल। उसके एक्शंस शायद उसी अट्रैक्शन और रिपल्शन का मैनिफेस्टेशन थे। लाशों को काटना, पीटना, उनसे चीजें बनाना, ये सब उसी कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी का हिस्सा हो सकता है। एकदम मेस्ड अप था। और वो डेज लाइक स्टेट, वो सच था या ड्रामा? हो सकता है वो डिसोसिएटिव एपिसोड्स एक्सपीरियंस करता हो, जहां वो अपने एक्शन से मेंटली डिटैच्ड हो जाता था। लेकिन यह भी पॉसिबल है कि यस ने लीगल डिफेंस के लिए कहा हो। सच शायद कभी पता नहीं चलेगा। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गेसिन को टेक्निकली सीरियल किलर नहीं माना जाता। कम से कम मर्डर्स की संख्या कंफर्म्ड 2 के हिसाब से वो प्राइमरली एक ग्रेव रॉबर था। हाँ, और शायद नेक्रोफाइल भी, जिसने बाद में कत्ल किए। इसलिए उसका केस यूनिक है। पर शायद किसी और क्रिमिनल का इतना इन्फ्लुएंस नहीं रहा है फिल्म्स पर। हाँ, ये तो है। सबसे फेमस एग्जाम्पल तो अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्म साइको 1960 है। उसका कैरेक्टर नॉर्मन बेट्स, हाँ, जो अपनी माँ के प्रति ऑब्सेस्ड है, उसकी लाश रखता है, उसकी पर्सनालिटी अज्यूम कर लेता है, ये सब सीधे गीन से इंस्पायर था। रॉबर्ट ब्लॉख ने जब साइको नॉवल 1959 लिखा, वो विस्कॉन्सिन में ही रहते थे, गीन के केस से सिर्फ 50 माइल्स दूर। उन्होंने बाद में कहा भी था कि गीन के कहानी ने उन्हें शॉक कर दिया था। बिल्कुल। फिर आती है द टेक्सास चेनसॉ मैसेकर 1974। उसका विलन लेदरफेस। हाँ, जो इंसानी खाल का मास्क पहनता है, वो आइसोलेटेड रूरल सेटिंग, घर में इंसानी हड्डियों और खाल से बना फर्नीचर,
ये सब गीन के फार्म की याद दिलाता है। और द साइलेंस ऑफ द लैम्स का बफलो बिल, वो भी। हाँ, बफेलो बिल कैरेक्टर जो औरतों की खाल उतार के वुमेन सूट बना रहा है, ये तो सीधा गेन का मोटिव था। इन तीनों ने तो हॉरर सिनेमा को बदल दिया। इन 3 आइकॉनिक फिल्म्स के अलावा भी तो कई हैं। डिरेंज्ड 1974 तो लगभग गेन की बायोपिक ही थी। एड गेन नाम से भी फिल्म बनी 2001। रॉब ज़ॉम्बीज़ की फिल्में जैसे हाउस ऑफ थाउजेंड कॉर्प्सेस। टीवी सीरीज में अमेरिकन हॉरर स्टोरी असाइलम का कैरेक्टर डॉक्टर ओलिवर थ्रेडसन गेन पर बेस्ड था। और सुना है नेटफ्लिक्स की सीरीज मॉन्स्टर का अगला सीजन भी एड गेन पर फोकस करेगा। इतना इम्पैक्ट, म्यूजिक में भी उसका जिक्र आया है। हाँ, काफी बैंड्स ने। स्लेयर का गाना है डेड स्किन मास्क, ब्लाइंड मेलन का स्किन्ड, मडवेन का नथिंग टू गेन, इन सब में उसके क्राइम्स का रेफरेंस है। उस समय तो विस्कॉन्सिन में गेनर्स नाम का एक ब्लैक ह्यूमर का सब जॉनरा भी बन गया था। ब्लैक ह्यूमर गेन पर? हाँ, जिसमें लोग गेन के क्राइम्स पर मॉर्बिड जोक्स बनाते थे। शायद शॉक को कोप करने का एक तरीका था। तो एड गेन की कहानी सिर्फ एक क्रिमिनल की कहानी नहीं है, ये एक आईना है जो दिखाता है कि कैसे बिल्कुल साधारण, शर्मिला दिखने वाला पड़ोसी भी अंदर से कितना भयानक हो सकता है। और कैसे बचपन का ट्रॉमा, एक्सट्रीम आइसोलेशन और एक कंट्रोलिंग पेरेंट का इन्फ्लुएंस एक इंसान की साइकी को तोड़ मरोड़ सकता है, बिल्कुल तबाह कर सकता है। हाँ, ये केस आज भी हमें सोसाइटी, पेरेंटिंग, मेंटल हेल्थ और क्राइम के बीच के कॉम्प्लेक्स रिश्तों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इसने क्रिमिनल साइकोलॉजी और फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के फील्ड को भी काफी इन्फ्लुएंस किया। ये हमें याद दिलाता है कि इंसानी बिहेवियर के एक्सट्रीम्स को समझना कितना जरूरी और कितना मुश्किल है। एक कॉशनरी टेल है ये। तो ये थी एड गेन की खौफनाक, दिल दहला देने वाली कहानी। एक ऐसी दास्तान जो बताती है कि इंसानी दिमाग की गहराइयों में कैसे कैसे अंधेरे छुपे हो सकते हैं। गेन की कहानी एक एक्सट्रीम केस है, लेकिन ये सवाल जरूर उठाती है, हम अपने आसपास के लोगों के अंदर की दुनिया को, उनके स्ट्रगल्स को, उनके डीमंस को कितना कम जानते हैं या जानने की कोशिश करते हैं। फूड फॉर थॉट। Okay, so we hope you liked today's mystery. For more such talks, subscribe to our channel, Phantom दास्तान। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी के साथ। नमस्ते।